Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. Lessons from newspaper vocabulary words. As we all have been receiving heartbreaking news from Turkey and Syria, where a large earthquake has caused massive destruction in both the countries, and reports are saying that more than 11,000 people have been died so far, and millions of people have been affected by this earthquake. Um, Very heartbreaking and sad news. I have selected 15 newspaper vocabulary words from an article from Dawn News related to this earthquake news. I'm going to explain them in this lesson. And if you want the PDF of this lesson, link is in description if you want to download the PDF. And link to the article is also in description in case you want to read the article. So let's begin. Our first newspaper vocabulary word is heartrending. Heartrending is an adjective and it means causing great sadness. जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना दिल दहला देने वाले। ठीक है, उसको आप इंग्लिश में हार्ट रेंडिंग बोलेंगे। ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके अंदर सैडनेस और एक तकलीफ जो है ना वो आपके दिल में पैदा कर दे, कुछ जैसी जो जाहिर बात है इस वक्त जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं, जो भी फुटेजेस हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो हार्ट रेंडिंग है, दिल दहला देने वाली हैं। ठीक है, सेंटेंसेस, अच्छा ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो उस आर्टिकल से पिक किए हुए हैं, ताकि आपको पता लगे कि उन्होंने किस तरह से जो है वो इन वर्ड्स को यूज किया है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ था कि हार्ट रेंडिंग सीन्स ऑफ अ न्यू बॉर्न प्लक्ड अलाइव फ्रॉम अ रबल। रबल मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा पिछले अपने प्रीवियस लेसन्स में एक्सप्लेन किया है, मलबे को कहते हैं। और मलबा भी वो जो किसी बिल्डिंग का मलबा होता है उसको रबल बोला जाता है। ठीक है, अम, जैसे कि वो कह रहे हैं कि बड़े ही हार्ट रेंडिंग सीन्स थे। मतलब आप शायद आप लोगों ने देखा हो सोशल मीडिया के ऊपर, जो एक न्यूबॉर्न बेबी को दिखाया जा रहा है कि उसको न्यूबॉर्न बेबी जो है वो उसको बचाया गया है। तो न्यूबॉर्न बेबी प्लग्ड अलाइव, मतलब कि उसको प्लग करना होता है ना, फूलों को प्लग किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो एक्चुअली वो न्यूबॉर्न बेबी जो था वो अपनी मदर के साथ अटैच्ड था, अभी पैदा हुआ था। तो उसको प्लग किया गया है और जिंदा प्लग किया गया है फ्रॉम द रबल। जो वो मलबा, किसी बिल्डिंग का मलबा जो गिरा हुआ था ना, उस मलबे के अंदर से जो है ना वो उसको बचाया गया है, उस बच्चे को। तो बड़े ही हार्ट रेंडिंग सीन्स हैं, मतलब कि बहुत ही दिल दहला देने वाले सीन्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी क्लच। क्लच इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू टेक टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली। आपने किसी चीज को बड़े जोर से पकड़ा हुआ है तो आपने क्लच किया हुआ है। जैसे आप देखिएगा बच्चा जो छोटा होता है वो अपनी मदर का हाथ बड़े जोर से पकड़ लेगा, तो उसने वो क्लच किया हुआ है अपनी मदर का या फादर का जो हैंड है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मदर ने किसी चीज को आपने बड़े जोर से अपने सीने के साथ पकड़ के टाइटली आपने लगाया हुआ है, तो आपने क्लच किया हुआ है उस चीज को। ठीक है, तो ये सेंटेंस ये था कि अ ब्रोकन फादर क्लचिंग हिज डेड डॉटर्स हैंड। ये मैंने भी ये फुटेज देखी थी और ये तस्वीर देखी थी और काफी मतलब क्या मैं बोलूं, ब्रोकन फादर मतलब कि टूटा हुआ बाप जो है, उसने क्लच किया हुआ था, मतलब कि बड़ा टाइटली उसने अपनी बेटी का जो हाथ था वो पकड़ा हुआ था। उसकी उसकी जो फुटेज आप अगर देखें, वो बेटी जो है ना वो, मतलब वो जो बिल्डिंग के जो भी रबल है उसके अंदर वो दबी हुई है। और कहा जा रहा था कि वो शायद बेटी जो है वो एक्सपायर हो चुकी हुई है, लेकिन वो फादर जो था वो अपनी बेटी का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट है जी ले बेयर। ले बेयर जो है ये ईडियम है और इसका मतलब ये होता है टू रिवील, अनकवर, मेक नोन। ले बेयर होता है आश्कार कर देना, जिसको हम उर्दू में कहेंगे। ठीक है, मतलब कोई चीज़ है, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कोई भी बात है या कोई इमोशंस हैं वो आपने अयां कर दिए हैं दूसरों के ऊपर, तो आपने ले बेयर कर दिए हैं, उसके लिए ये ईडियम यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस में ये था कि ब्रोकन फादर क्लचिंग हिज डेड डॉटर्स हैंड have laid bare the human cost of the earthquake। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर आई है ना, एक बाप ने अपनी मरी हुई बेटी का जो इस तरह से मतलब जोर से टाइटली हाथ जो उसने पकड़ा हुआ है, हैव लेड बेयर, मतलब उसने अयां कर दिया है, आश्कार कर दिया है कि ह्यूमन कॉस्ट के, इंसानी कॉस्ट कितनी जो है, कितनी इंसानी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ी है इस अर्थक्वेक की वजह से, इस जल्जले की वजह से, कि इंसानी कीमत कितनी बड़ी अदा करनी पड़ी है। जी नेक्स्ट है जी इम्प्रॉम्प्टियो। इम्प्रॉम्प्टियो जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है विदाउट बीइंग प्लान्ड और रिहर्स्ड। इम्प्रॉम्प्टियो मतलब कि
कोई भी जो बगैर तैयारी के, जिसको आप बोलेंगे उर्दू में, ठीक है, बगैर तैयारी के कोई भी चीज होगी, कोई इंसान बगैर तैयारी के है, कोई टीम बगैर तैयारी की है, तो वो उसको इम्प्रॉम्प्टू पर्सन या इम्प्रॉम्प्टू टीम कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, फॉर 2 days and nights since the 7.8 magnitude quick and in an impromptu army of rescuers have worked in freezing temperatures, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर वहाँ पे टर्की में जो है वो बड़ा फ्रीजिंग है इस वक्त। तो वो कह रहे हैं कि फॉर 2 days and nights, 2 दिनों और रातों से मुसलसल, जो कि 7.8 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, एंड इम्प्रॉम्प्टू आर्मी ऑफ रेस्क्यूअर्स, मतलब कि रेस्क्यूअर्स जो बचाने वाली जो मतलब कि टीम्स होती हैं, उनकी जो आर्मी है इम्प्रॉम्प्टू, मतलब कि अनप्लान्ड थी वो, मतलब उनकी कोई तैयारी नहीं थी, बगैर तैयारी वाली जो थी, हाँ, किसी तैयारी के बगैर की जो रेस्क्यूअर्स की जो एक आर्मी है, वो इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में दिन रात काम कर रही है 2 दिन से। नेक्स्ट है जी इंटूम्ड। इंटूम जो है वो वर्ब है और इसका मतलब होता है बरी और ट्रैप्ड विद इन समथिंग। कोई चीज़ इंटूम्ड होती है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर दब जाए, ठीक है, उसके अंदर या तो फंस जाए या उसके अंदर दब जाए। जैसे जाहिर बात, इन जल्जलों वगैरह में जब आप देखते हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो जो बिल्डिंग का जो जो रबल होता है उसके नीचे वो लोग दब जाते हैं, तो वो इंटूम हुए हुए होते हैं। सेंटेंस इसका है कि an impromptu army of rescuers have worked in freezing temperatures to find those still entombed among ruins। जो वो ruins भी कहते हैं, मलबे को कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो ruins हैं उनके अंदर वो मतलब अभी भी वो तैयारी, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उन मलबों के अंदर फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, बरी हैं, उसके अंदर दबे हुए हैं और अंदर फंसे हुए हैं, उन लोगों को बचाया जा सके, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोक मार्क। फोक मार्क इज ए नाउन एंड इट मीन्स अ स्मॉल हॉलोज। इसको समझ लीजिएगा, फोक मार्क जो है ना वो नॉर्मली यूज होता है, आप देखिएगा कुछ लोगों को जिनको चीचक वगैरह हो जाती है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वगैरह इस तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं उनको, आप देखिएगा कि वो जब उनकी ठीक हो जाती हैं तो ऐसे लोगों के चेहरे की जो स्किन होती है उस पे छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, ठीक है, स्मॉल हॉलोज बन जाते हैं। उन स्मॉल हॉलोज को जो है ना वो फोक मार्क कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर जब जैसे दीवार के ऊपर कोई शख्स जो है वो मतलब शॉट वगैरह करे, पिस्टल वगैरह से मतलब गोली वगैरह चलाए, तो उसे दीवार पे भी जो वो सुराख से बन जाते हैं ना, उनको भी पोक मार्क कहा जाता है, ठीक है, पोक मार्क्स कहा जाता है। तो इन्होंने इस तरह से यूज किया है इसको कि टू फाइंड दोज स्टिल entombed among ruins that pockmark several cities either side of the border, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मतलब उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो बेचारे अंदर दबे हुए हैं, ruins के अंदर अ, फंसे हुए हैं। दैट पोकमार्क सेवरल सिटीज, मतलब उसने एक मतलब गढ़े से कर दिए हैं मुख्तलिफ सिटीज के अंदर, इस अर्थक्वेक ने एक किस्म का मतलब कि स्मॉल होलोज कर दिए हुए हैं, सुराख से कर दिए हैं आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों साइड्स पे, क्योंकि टर्की में भी हुआ है, सीरिया में भी हुआ है, मुख्तलिफ शहरों में हुआ है, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है टर्की और सीरिया के दरमियान में, उन दोनों बॉर्डर्स की दोनों साइड पे जो है ना वो उसने मतलब एक अर्थक्वेक ने छोटे छोटे सुराख कर दिए हैं। नेक्स्ट है जी रन आउट। रन आउट इज ए फ्रेजल वर्ब और इसको ये इसका मतलब है टू कम टू एन एंड। रन आउट, अगर आप किसी चीज के बारे में कह रहे हैं ना कि आई एम रनिंग आउट ऑफ दैट थिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग आउट ऑफ कैश, ठीक है, मेरे पास कैश नहीं है इस वक्त, खत्म हो रहा है। कोई चीज जो है ना रन आउट हो रही है, मतलब कि वो चीज इस वक्त अपने इख्तिताम के बड़े करीब पहुंची हुई है, खत्म, जस्ट खत्म होने वाली है, ठीक है, कमिंग टू एन एंड हो रही है। जैसे कि सेंटेंस है, टाइम इज रनिंग आउट फॉर द थाउजेंड्स इंजर्ड एंड दोज स्टिल फियर्ड ट्रैप्ड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो वक्त है ना वो खत्म हो रहा है, वक्त बड़ी तेजी से हाथ से निकल रहा है, इसको अगर आप बामुहावरा तर्जमा करेंगे कि वक्त खत्म हो रहा है उन हजारों लोगों के लिए जो कि जख्मी है, और उनके लिए जिनके बारे में फियर्ड है, मतलब जिनके बारे में ये खदशा है कि वो ट्रैप्ड है, वो फंसे हुए हैं अभी भी। Next है जी bleak. Bleak is an adjective and it means there is a little or no hope for the future. Bleak अगर किसी चीज के बारे में आप यूज करते हैं ना, इस वर्ड को, एडजेक्टिव है ये, तो आप कहेंगे कि इस चीज के बारे में ना अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है, ठीक है।
तब आप कहेंगे कि ये चीज़ जो है ना ब्लीक है। ठीक है, जैसे अभी इन्होंने सेंटेंस में इस तरह से कहा है कि इवन फॉर सर्वाइवर्स द फ्यूचर सीम्स ब्लीक। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं, जिनको बचा भी लिया गया है, उनके लिए भी जो फ्यूचर है ना, आने वाला जो वक्त है, वो ब्लीक लग रहा है। मतलब कि उसमें कोई खास उम्मीद नहीं है कि वो बच पाएंगे, या उनके लिए आने वाला वक्त काफी कठिन लग रहा है। ठीक है, तो उनके लिए भी कोई खास उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है उनके लिए। नेक्स्ट है जी रिवोल्ट। रिवोल्ट इज a verb and it means to take violent action against government। जिसको आप कह सकते हैं ना बगावत कर देना, बगावत को रिवोल्ट करना कहते हैं। वायलेंट हो जाए ना अगर लोग गवर्नमेंट के या पुलिस के अगेंस्ट, जो भी गवर्नमेंट के अदारे होते हैं या लॉ इन्फोर्समेंट के जो अदारे होते हैं, अगर कोई लोगों का जो ग्रुप होता है वो उनके अगेंस्ट जो है वो वायलेंट हो जाए, मार कुटाई करना शुरू कर दे, तोड़फोड़ करना शुरू कर दे, तो उस चीज को रिवोल्ट करना कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस में इन्होंने कहा कि 61-year-old resident Silal Dennis said the police had to intervene when impatient crowds waiting for rescue teams revolted। मतलब 61-year-old की कोई खातून, उसने ये कहा है कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, मतलब कि पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी जब impatient crowds, impatient कहते हैं जो सब्र ना कर सक रहे हो। ठीक है, तो जिन जो वो क्राउड जो कि सब्र नहीं कर पा रहा था, वेटिंग फॉर द रेस्क्यू टीम्स, जो कि मतलब कि रेस्क्यू टीम्स का इंतजार कर कर के जो कि इम्पेशेंट हो गए, कि अब उनसे मजीद सब्र नहीं हो रहा था, तो वो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, उन्होंने जो है ना मतलब वॉयलेंट एक्शंस जो है ना वो लेना शुरू कर दिए। नेक्स्ट है जी tainted। Tainted is an adjective and it means spoiled, damaged the value, quality or taste of something। टेंटेड फूड जैसे होगा, तो इसका मतलब है कि किसी फूड का जो टेस्ट है ना, या उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो गई है। जैसे कि मतलब पड़ी पड़ी कोई चीज खराब हो जाती ना फूड, तो आप कहेंगे कि ये तो टेंटेड हो गया, मतलब कि ये खराब हो गया है, या उसका जो टेस्ट है वो खराब हो गया है। ठीक है, कुछ देर अगर वो चीज पड़ी रहे और उसकी वजह से उसका टेस्ट खराब हो जाए, ठीक है, तो टेंटेड का है। डैमेज भी कहा जा सकता है। ठीक है, कि कोई चीज डैमेज हो गई है, स्पॉइल्ड हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए टेंटेड। ये फूड के लिए सिर्फ यूज नहीं होता है, ये और चीजों के लिए भी यूज हो सकता है, जब आपने कहना हो कि ये चीज डैमेज हो गई है। जैसे कि सेंटेंस है इवन द जॉय ऑफ रेस्क्यूइंग अ न्यू बॉर्न बेबी वाज टेंटेड विद सैडनेस। मतलब कि वो कह रहे हैं कि वो जो एक खुशी थी कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो बचा लिया गया है, लेकिन उसकी भी वो जो खुशी थी ना वो गम से, मतलब कि गम से टेंटेड हो गई, डैमेज हो गई। मतलब कि उसमें भी गम था, उसमें भी खुशी जो थी ना वो पूरी की पूरी नहीं थी, वो टेंटेड हो गई थी उसकी सैडनेस भी। ठीक है, और वो क्यों टेंटेड हो गई थी बताती हूँ। नेक्स्ट में है टेथर। टेथर इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू टाई विद अ रोप और चेन। कोई चीज जो है ना वो किसी रोप के साथ या किसी चीज चेन के साथ जो है वो बंधी हुई हो, जैसे जानवरों को बांधा जाता है ना, ये ज्यादातर जानवरों के लिए यूज होता है ये वर्ड, तो इसका मतलब होता है कि उसको टेथर किया गया है। ठीक है, टेथर्ड मीन्स उसको उस रोप से बांधा गया है वो जानवर जो है। सेंटेंस ये है कि शी वॉज स्टिल tethered टू हर मदर हु वॉज killed इन द डिजास्टर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो अभी भी अपनी माँ के साथ जो है ना वो जुड़ी हुई, जो न्यू बॉर्न बेबी जिसको सरवाइव किया गया ना, जिसको बचाया गया है, जो जिस बेबी को, वो अभी भी अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ था। वो आप देखिएगा कि वो जो एक कॉर्ड होती है, उस कॉर्ड के साथ जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपनी माँ के साथ अटैच्ड होता है, तो मतलब वो टेथर्ड था उस कॉर्ड के साथ। ठीक है, वो क्योंकि वो अभी पैदा हुआ था, तो वो उसके अपनी अभी तक उसकी वो जो कॉर्ड थी वो काटी नहीं गई थी। तो वो कह रहे हैं कि मतलब वो जो मतलब वो उसके साथ जुड़ा हुआ था, और हु वाज किल्ड इन द डिजास्टर, कि उसकी माँ तो उस डिजास्टर में मर गई ना, तो इसलिए वो जो उस बच्चे को बचाने की जो एक खुशी थी ना, वो खुशी भी जो थी वो टेंटेड हो गई थी। मतलब कि वो भी सैडनेस से बढ़ गई थी कि उस बेचारे बच्चे को कि अब कोई, मतलब कि उसकी उसकी जो पूरी फैमिली है वो उस डिजास्टर में मर गई, वो ओनली रेस्क्यूर है। मतलब कि वो ओनली सर्वाइवर है, रेस्क्यूर नहीं, सॉरी, सर्वाइवर है। वो ओनली सर्वाइवर था, उसका सोल सर्वाइवर था। सोल सर्वाइवर, अभी ये देखें, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एडजेक्टिव है इसका, मतलब समवन हु इज द ओनली सर्वाइवर। मतलब कि कोई कोई डिजास्टर हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, और अगर उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व है ना, और उसमें अगर एक ही कोई जिंदा बच जाए और बाकी सारे फोत हो जाए, तो उस एक को जो है ना वो सोल सर्वाइवर कहा जाता है। तो जैसे सेंटेंस में द इन्फेंट फेसेस अ डिफिकल्ट फ्यूचर एज द सोल सर्वाइवर अमंग हर इमीडिएट family. The rest were buried together in a mass grave in Tuesday.
माउंट ट्यूसडे मतलब वो कह रहे हैं कि वो जो इन्फेंट था, मतलब वो न्यू फोन बॉर्न बेबी जो पैदा हुई है, जिसको बचा लिया गया है, उसकी खुशी भी क्यों टेंटेड होगी कि उसकी सारी बाकी फैमिली जो है ना वो सारी इस डिजास्टर में फोत हो गई है। वो सारे, और जिनको कि एक मैस, एक बड़ी ग्रेव में जो है ना वो कबर में उन सबको इकट्ठे जो है वो बरी किया गया है ट्यूसडे को। नेक्स्ट है जी pariah. Pariah is an adjective and it means a person who is not accepted by a social group. इस वर्ड को बड़े आराम से समझ लीजिए। उर्दू में हम जो बोलते हैं ना पराया, बस ये वही पराया है। जब कहते हैं ना आपने तो मुझे पराया कर दिया, तो ये वही है। जब आप किसी कोई इंसान को अगर आप पराया कर देना, जैसे सोशल ग्रुप में उसको उस इंसान को आउटकास्ट कर दिया जाए, उसको सेपरेट कर दिया जाए और उसको कबूल ना किया जाए और उसको अपने से पराया बेगाना कर दिया जाए। और ये उर्दू का पराया वर्ड ये इंग्लिश से ही आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, पराया का यही मतलब होता है किसी इंसान को आप पराया कर दें। ठीक है, सेंटेंस ये है कि द सीरियन रेड क्रेसेंट appealed to Western countries to lift sanctions and provide aid as President Bashar al-Assad's government remains a pariah in the West, complicated international relief efforts। देखिए, सीरियन रेड क्रेसेंट जो है ना उसने ये अपील की है वेस्टर्न कंट्री से कि वो जो सैंक्शंस उन्होंने लगाई हुई है ना, पाबंदियां लगाई हुई हैं, उनको लिफ्ट कर दें, मतलब कि उनको हटा दें। और जो है ना वो एड प्रोवाइड करने दें, जो प्रेसिडेंट बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है ना उसको एड प्रोवाइड करने दें, क्योंकि एड प्रोवाइड करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो ये जो बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है, इसको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने पराया किया हुआ है, उन्होंने मतलब कि आउटकास्ट किया हुआ है, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेट हो रही है इंटरनेशनल रिलीफ एफर्ट्स जो सीरिया के अंदर है ना, उनमें कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो पैदा हो रही हैं। नेक्स्ट है जी मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस जो है इसका मतलब होता है हाईली पॉपुलेटेड सिटी। कोई सिटी जो है ना उसमें बहुत ज्यादा लोग हों, आबादी बहुत ज्यादा हो, तो उसको मेगालोपोलिस कहेंगे उस सिटी को। जैसे कि सेंटेंस में है कि experts have long warned a large quake could devastate Istanbul, a megalopolis of 16 million people। मतलब वो कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो उन्होंने बहुत देर पहले ही वार्न किया था कि जो ये जो एक बड़ा जो लार्ज क्वेक है, मतलब कि एक बड़ा जो जल्जला है वो आ सकता है, डेविस्टेट कर सकता है, तबाह कर सकता है इस्तांबुल को। जो कि एक मेगालोपोलिस जो है ना वो सिटी है, मतलब कि बहुत ही आबादी वाली सिटी है जिसमें कि 16 मिलियन लोग जो है ना वो रहते हैं। नेक्स्ट है जी रिकिटी। रिकिटी इज इसका मतलब होता है, रिकिटी इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस पुअरली मेड, लाइकली टू कोलैप्स। ये बिल्डिंग्स के लिए रिकिटी वर्ड यूज होता है, ऐसी बिल्डिंग्स जो कि मतलब मजबूती से ना बनाई गई हो, उन पुअरली मेड हो, मजबूत ना हो, और जिनके बारे में खदशा हो कि ये कोलैप्स हो सकती हैं। ठीक है, ये किसी भी वक्त गिर सकती हैं, तो ऐसी बिल्डिंग्स को, ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम रिकिटी कहते हैं। जैसे कि उन्होंने सेंटेंस में कहा था कि मेगालोपोलिस ऑफ 16 मिलियन पीपल, मतलब कि जो इस्तांबुल की मतलब जो शहर है वो एक बड़ा ही 16 मिलियन की आबादी है, फिल्ड विद रिकिटी होम्स, कि मतलब उसमें ऐसे घर बनाए हुए हैं जो रिकिटी हैं, जो कि प्योरली मेड है, और जिनमें खदशा है कि वो किसी भी टाइम पे कोलैप्स हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ख़त्म होता है लेसन। आई होप कि आपने नए वर्ड्स, इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखे हैं, आपकी वोकेबलरी में इजाफा हुआ है। जो भी नए वर्ड्स सीखे हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।